2, 3, come on. जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे लेखांकन की परंपराएं यानी अकाउंटिंग कन्वेंशंस। लेखांकन की परंपरा यानी क्या होती है दोस्तों। लेखांकन की परंपराएं जो लेखाकार, अकाउंटेंट या फिर सर्वसम्मत मान्य जो लोग होते हैं वो सभी क्या करते हैं, उस रूल को फॉलो करते हैं कि यानी कि हमें हमारी परंपराएं कैसे निभानी है। इसके लिए कानून में कोई विशेष नियम नहीं बना रखे हैं। क्या करते हैं कि जिसको जो सूटेबल होता है वैसी परंपरा को फॉलो करता है, उस हिसाब से चलता है। तो क्या होती है परंपराएं, हम उनके बारे में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले परंपरा एक रूपता की परंपरा यानी कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। एक रूपता नाम से ही पता चल रहा है कि जैसे आप पहले रखते थे वैसे अब भी रखना है। तो लेखांकन के जो सिद्धांत हैं, जो तरीके आप अपना रहे हैं, जो सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल और जो तरीके यानी मेथड आप यूज़ कर रहे हैं वो हमेशा एक जैसे रहने चाहिए। दोस्तों एक जैसे रखने का मतलब ये है कि आप जब व्यवसाय स्टार्ट किया था तो पहले साल जो मेथड यूज़ किया था वही आपको दूसरे साल भी यूज़ करना है, वही आपको तीसरे साल भी यूज़ करना है। इससे होगा क्या कि आपके जो लाभ या हानि होने वाले हैं आप उसकी तुलना कर सकते हैं। अगर मान लो आप पहले साल में कोई अलग तरीका यूज़ करते थे, दूसरे साल में आपने सिद्धांत प्रिंसिपल चेंज कर दिए, अपने तरीके चेंज कर दिए, तीसरे साल में और तरीके चेंज कर दिए, तो आप कंपेयर किससे करेंगे। किसी को भी किसी साल से कंपेयर नहीं कर सकते और आप वास्तविक लाभ की स्थिति या आप जो वास्तविक स्थिति जानना चाहते हैं वे आपके पास नहीं आएंगे, है ना। तो ये समझ में आ रहा है आपका कि यानी कि एक रूपता की परंपरा यानी कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी यानी कि रेगुलर जो आप फॉलो मेथड कर रहे हैं वही मेथड आपको हर साल यूज़ करना है। अगर नहीं करते हैं तो फिर आप कंपेयर किसी को भी किसी से नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी मेथड चेंज ही नहीं करें, यानी कि आपके इन्वायरमेंट के हिसाब से जो सूटेबल मेथड होता है वह मेथड आप यूज़ कीजिए, है ना। इसको लोच बनाया गया है यानी फ्लेक्सिबल बनाया गया है, आप अपने अनुसार उसको ढालिए। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि हर साल ही बदलते रहे मेथड। अगर मेथड नहीं बदलेंगे तो ये बहुत कठोर हो जाएगा। यानी कि आज से 5 साल पहले जो फर्म बिजनेस चलते थे उनके फ्लेक्सिबल नियम, उनके नियम अलग थे, उस हिसाब से थे। आज के टाइम में आज के हिसाब से नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। तो आज अपनी जो परंपरा है आप उन्हें रेगुलर फॉलो कर सकते हैं। ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट है अपना सूचनाओं का पूर्ण रूप से प्रकटीकरण की परंपरा यानी कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। नाम से ही पता चल रहा है फुल डिस्क्लोज करना है आपको, कोई भी बात छुपानी नहीं है ना। व्यवसाय के जो मेन महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, आर्थिक तथ्य होते हैं जो बताने यानी प्रकाशित करने जैसे होते हैं, तो रिलेटेड जो पार्टी होती है उन तक वो आंकड़े पहुंचने चाहिए। यानी कि जो भी जैसे इन्वेस्टर हैं, क्रेडिटर्स हैं, ये लोन वाले हैं, वो क्या करते हैं, हमारे जो व्यवसाय है उसकी बैलेंस शीट, उसके आंकड़े, उसका प्रॉफिट, ये सब जानने के लिए इच्छुक होते हैं कि भाई हमारा व्यवसाय क्या कर रहा है, ताकि उनको पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्या करते हैं कि हमारे व्यवसाय के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो पूर्ण रूप से बताई जानी चाहिए, किसी भी चीज़ को छुपाना नहीं चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं कि कंपनी अधिनियम 2013 में एक फॉर्मेट बता रखा है उन्होंने कि आपको इस फॉर्मेट में अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, यानी कि ईजी वे में, ताकि क्या होता है आप एक फर्म को दूसरी फर्म से कंपेयर भी कर सकते हैं, है ना। अगर मान लो आपको कह दें कि आप अपने हिसाब से बैलेंस शीट बनाइए, P&L बनाइए, है ना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए, तो जो भी आप स्थिति विवरण बनाओगे कोई भी एक दूसरे से मैच नहीं कर सकता, अपन रिजल्ट नहीं निकाल सकते। लेकिन पर्टिकुलर एक फॉर्मेट दे दे आपको और कहें कि आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन इसी फॉर्मेट में दीजिए, तो फिर क्या होगा, एक फर्म को दूसरी फर्म से कंपेयर करना ईजी हो जाएगा, है ना। और फिर क्या होता है कि जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उनको तो आप क्या करते हैं फॉर्मेट में लिख देते हैं, लेकिन कुछ अननेसेसरी चीज़ें होती है या फिर जो दिखाने जैसी नहीं होती है उनको क्या करते हैं नोट्स ऑफ अकाउंट के रूप में दिखा देते हैं, फुट नोट के रूप में लिख देते हैं, ताकि होंगी जरूर ये भी चीज़ें हैं व्यवसाय की। लेकिन पूर्ण प्रकटीकरण रूल के तहत क्या होता है, यानी फुल डिस्क्लोजर मेथड में क्या करते हैं अपन उनको पूरा शो करके दिखाते हैं, ताकि रिलेटेड पार्टियों के ध्यान में आ जाए हाँ ये चीज़ें व्यवसाय में होने वाली है। ठीक है, कितना अच्छा था पॉइंट ये। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है अपना रूढ़िवादिता की परंपरा यानी कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म यानी रूढ़िवादिता की अवधारणा क्या कहती है कि व्यवसाय के अंदर लाभों को तब तक लाभ नहीं मानना चाहिए जब तक वो वास्तविक रूप से प्राप्त नहीं हो जाए, और हानियों को उसका अनुमान भी लग जाए कि हाँ हानि होने वाली है, उसकी संभावना भी अगर व्यक्त हो जाए, है ना, तो उसका लेखा कर ही देना चाहिए। इसे सतर्कता की अवधारणा भी कहते हैं, यानी कि अलर्टनेस। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म के अंदर क्या आता है, अवेयरनेस, यानी कि ये बहुत एक्टिव नियम है।
इसमें क्या करते हैं कि जब आपको लगता है कि लाभ होने वाले हैं, तो लाभ होने वाले हैं अगर संभावना है तो लेखा नहीं करना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में जब हो जाए, वास्तव में जब हो जाए, तभी उनका लेखा करना चाहिए। लेकिन हानि तब तक आप लेखा कर सकते हैं कि अगर आपको अनुमान लग जाए कि हानि होने वाली है, आप उसका लेखा कर सकते हैं, भले एक्चुअल में वो हानि हुई ना हो, लेकिन अनुमान के बेस पे अपन कर देते हैं। इससे होता क्या है कि जो हमारे इन्वेस्टर हैं, जो विनियोजक करता हैं, हमारे फर्म के अंदर जो पैसे लगाते हैं, संस्था में, कंपनी में जो लोग पैसे लगाते हैं, वो उस फर्म के ऊपर भरोसा करने लग जाते हैं। इससे होता क्या है कि हम जो प्रॉफिट है उनको बढ़ा करके नहीं, उनको और घटा करके दिखाते हैं, हमारे प्रॉफिट कम दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? जैसे जो स्टॉक होता है हमारा, उसका हम वैल्यूएशन करते हैं मार्केट प्राइस या कॉस्ट प्राइस, इन दोनों में से जो भी कम प्राइस होती है हम उस पर वैल्यूएशन करते हैं। इससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। हम क्या करते हैं, भविष्य में होने वाले संदिग्ध दायित्व, यानी कि लोग हमारे पैसे खा जाएंगे, यानी डाउटफुल डेब्ट्स बताते हैं डेटर्स, वो लोग हमारे पैसे खा जाएंगे, तो उन डेटर्स के लिए हम प्रोविज़न बना के रखते हैं, यानी पहले से संभावित हानियाँ हम लेखा कर लेते हैं, जिससे हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। प्रॉफिट कम होने से और लाइबिलिटी जो होती है हम उन्हें बढ़ा चढ़ा करके दिखा देते हैं। होता तो ये फर्म के लिए घातक है, लेकिन जो इन्वेस्टर हैं, जो हमारे फर्म में इन्वेस्ट करते हैं पैसा, उनके लिए क्या होता है कि ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है और उनका विश्वास बना रहता है। और एक्चुअल में उनका विश्वास 100% बना रहेगा, क्योंकि आपने अपने प्रॉफिट जो हैं एक्चुअल पोजीशन से कम पे बता रखे हैं, ना कि ज़्यादा, यानी विंडो ड्रेसिंग सिस्टम आपने नहीं फॉलो किया। तो ये था हमारा रूढ़िवादिता की परंपरा, जिसके अंदर क्या करना है कि लाभों को तब तक नहीं लिखना चाहिए जब तक वो वास्तविक रूप से नहीं मिल जाते, प्राप्त नहीं हो जाते, और हानियों की संभावना होने पर भी लेखा कर देना चाहिए, इन्हें लेखांकन कर देना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं हम महत्वपूर्णता की परंपरा, यानी कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। महत्वपूर्णता का नाम से ही पता चल रहा है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, यानी कि किसी पक्षकार से रिलेटेड कोई ऐसी मद या ट्रांजैक्शन है जिसको दिखाना ज़रूरी है, तो उसका लेखा करना ही चाहिए। अगर आप लोग लेखा नहीं करते हैं, उसके लिए वो बहुत ज़रूरी एंट्री थी, जिससे वो पक्ष प्रभावित हो सकता है। क्या होता है कि जैसे छोटे मोटे व्यवसाय में 500 रुपये की अगर आप मरम्मत करवा देते हैं, अगर उसका लेखा नहीं करते हैं, तो 500 रुपये बहुत बड़ी रकम होती है छोटे मोटे व्यवसाय के लिए। लेकिन एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके अंदर 500 रुपये कोई मायने नहीं रखते, तो बड़ी कंपनी में 500 का लेखा नहीं करते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस में, तब तो चलता है, इग्नोर कर देते हैं, उसके लिए वो महत्वपूर्ण नहीं थी, यानी इंपॉर्टेंट मद यानी आइटम नहीं था। लेकिन छोटा व्यवसाय है, उसके लिए 500 रुपये इंपॉर्टेंट थे। तो इसका मतलब ये होता है कि मटेरियलिटी का मतलब जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनका लेखा आपको करना ही करना है, उनको छोड़ना नहीं है। और ये भी देखना है कि कुछ आप जिन आइटम को छोड़ रहे हैं या जिन ट्रांजैक्शन को छोड़ रहे हैं, उसका इफेक्ट किसी थर्ड पार्टी पर पड़ तो नहीं रहा है। अगर किसी पर नहीं पड़ रहा है तब तो आप रहने दीजिए, लेकिन अगर वह मद किसी पार्टी को इफेक्ट करती है, किसी पक्ष को इफेक्ट करती है, या उससे कोई परिणाम अलग आ सकता है, तो उस मद का लेखा ज़रूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी लेखांकन की परंपराएं, यानी अकाउंटिंग कन्वेंशन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट इसके बाद अकाउंटिंग की शाखाएं, यानी कि ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। आई होप दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। दोस्तों, आपको 11वीं की क्लास से अब रेगुलर रूप से मिलती रहेगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में हमारे चैनल की लिंक को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।